हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मज़े से होंगे। मैं मैथ्स गुरु और आज मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। हम यहाँ पढ़ाते हैं क्लास 10 की मैथ्स, जिसकी मैं एक्सरसाइज 5.3 करा रहा हूँ। इस लेक्चर में हम जो है क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 यानी कि इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस एक्सरसाइज में कंप्लीट हो जाएंगे। और जिन्होंने इससे पहले की लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो उन लेक्चर को देखें, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है। दे रखा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। सही है। एक स्कूल के विद्यार्थी हैं, उन्होंने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब भाई कक्षा में अनुभाग होते हैं, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सेक्शन सी। तो एक सेक्शन जो है, मान लो सेक्शन ए जो है, अगर मान लो कक्षा 1 का विद्यार्थी है तो वो सेक्शन ए 1 पेड़ लगाएगा। मान लो कक्षा 2 का विद्यार्थी है तो सेक्शन ए जो है 2 पेड़ लगाएगा। उन्होंने कहा नहीं, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। सही है। तो मान लो भाई कक्षा 1 का है, 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। सही है। और हर एक कक्षा में और कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। ऐसी कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। ऐसी कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। समझ गए इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं। उदाहरणतः कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। देखो इन्होंने दे भी दिया, 2 पेड़ लगाएगा तथा कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है और हर एक कक्षा में कितने अनुभाग है? 3 अनुभाग है। उस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, यानी कि n पूछा है। तो देखिए सबसे पहले मानो क्या दे रखा है, इसमें माना नहीं जाएगा। यहाँ लिख दो कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़। कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़। तो भाई कक्षा 1 में कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सही है, 3 अनुभाग है। और भाई एक अनुभाग 1 पेड़ लगा रही है तो 3 अनुभाग कितने पेड़ लगाएंगे? 3। तो 1 की गुणा 3 से कर दो बराबर 3। सही है। ऐसी कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। तो भाई कक्षा 2 मैंने बताया नहीं, एक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। तो कक्षा 2 का एक अनुभाग तो 2 पेड़ लगाएगा। इन्होंने दे भी रखा है, एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। तो 2 की गुणा, और भाई कक्षा 2 में कितने अनुभाग है? 3। तो 3 से कर दो 2 3 6। ऐसी कक्षा 3 देखो कक्षा 3 इधर भी दे रखा है। कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। एक अनुभाग 3 पेड़ लगा रहा है तो 3 अनुभाग कितने पेड़ लगाएंगे? 9। तो एक अनुभाग 3 पेड़ लगा रहा है। सही है, एक अनुभाग 3 पेड़ लगा रहा है। और कक्षा 3 में अनुभाग कितने हैं? 3। तो कितने हो जाएंगे? 3 3 9। तो ऐसे करते करते मतलब कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। तो हमें एक एपी प्राप्त होगी। तो एक काम करता हूँ, ये मिटा दूंगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अतः हमें एक एपी प्राप्त हो जाएगी। अतः एपी क्या प्राप्त हुई? 3 6 9। ऐसी कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। सही है। और इसमें ये पूछा है कि कितने पेड़ लगाएगा, मतलब पूरे स्कूल में कितने पेड़ लगेंगे ये पूछा है। पेड़ों की संख्या मतलब सबका सम कराया। ठीक है। तो इसे मान लो भाई A1 है, ये A2 है और ये A3 है। A कितना है? 3। D निकाल लो। D क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 6 माइनस A1 कितना है? 3। तो कितना है? तो देखो n बराबर हमें दे रखा है 12, क्योंकि कक्षाओं की संख्या कितनी है? 12। तो कक्षाओं की संख्या दे रखी है और पेड़ों की संख्या निकालनी है, कुल पेड़ कितने लगेंगे, यानी कि Sn पूछा है हमसे। Sn। ठीक है। कक्षा 12 तक कितने पेड़ लगेंगे, इसे ऐसे भी कह सकते हैं S12 पूछा है। सही है। कक्षा 12 में कितने पेड़ लगेंगे कक्षा 12 तक। तो देखिए चूंकि Sn बराबर क्या फॉर्मूला होता है? n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और ये d। ठीक है। n कितना दे रखा है? 12। तो n की जगह पे 12 बटे 2 2। a कितना दे रखा है? 3 प्लस 12 माइनस 1 और d कितना है? 3। ये मिटा देती हूँ। काटो इसे, 2 कम 2 2 6 12। तो ये आ जाएगा 6 2 3 6।
12 में से एक जाएगा 11 और गुणे 3, तो ये 6 हो जाएगा, 11 3 33, तो 6 गुणा 33 और 6 कितने हो जाएंगे 39, 39 की 6 से गुणा कर दो तो 6 नीम 54 की 4 हाथ से लगे 5, 6 3 18, 18 और 5 23, तो 234 पेड़ लगेंगे पूरे स्कूल में। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 18 है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्कल बनाया गया है। सही है, इतनी त्रिज्या लेकर जो है एक सर्कल बनाया गया है। सर्कल का शेप कैसा होता है, जैसे एक ये लाइन है, इसके ऊपर एक केंद्र ए है, ये केंद्र ए है और ये केंद्र बी है। तो केंद्र इन्होंने बोला ना केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से, तो केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या इतनी इतनी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्कल बनाया गया है। मतलब अर्धवृत्त खींचे गए हैं बारी बारी से। देखो एक अर्धवृत्त ये हो गया, दूसरा अर्धवृत्त यहाँ से यहाँ आ जाएगा। सही है, तीसरा यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इसे थोड़े बड़े कर लो। सही है, ऐसी चौथा, समझ गए, ये चौथा। और ऐसे ही करते करते इन्होंने 13 अर्धवृत्त खींचे हैं। ये तो मैंने सिर्फ 4 खींचे, अब 13 को ही बनाऊंगा। सही है, एक आध और खींच लो। ठीक है, तो ये अर्धवृत्त खींचे गए हैं, जिसमें जो है इसकी जो है अर्धवृत्त की लंबाई मान लो, ये पहला अर्धवृत्त है, इसकी लंबाई L1 हो जाएगी। ठीक है, L1। ये दूसरा है, इसकी लंबाई L2। ये तीसरा, इसकी लंबाई L3। और ये चौथा, इसकी लंबाई L4। और ये पांचवा है, इसकी लंबाई L5। तो ये तो मैं सिर्फ 4 के बारे में बात करूंगा। तो खींच के एक सर्कल बनाया गया है। इस सर्कल की कुल लंबाई क्या है, इसकी मतलब ये टोटल लंबाई जो है, जितनी लंबाई से खींचकर ये बनाया गया, इस टोटल लंबाई को पूछा है। सही है, और देखो लंबाई कैसे निकालेंगे, अर्धवृत्त दिख रहा, अर्धवृत्त की परिमाप क्या होगा, अर्धवृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो अर्धवृत्त की क्या हो जाएगी, इसकी आधी, यानी कि πr। आधी कैसे, इसको 2 से भाग दे दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो πr तो बचेगा। सही है, तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है, πr, वही इसकी लंबाई हो जाएगी एक अर्धवृत्त की। ऐसे करते करते इन्होंने 13 अर्धवृत्त खींचे हैं, तो उनकी टोटल लंबाई पूछी है। सही है, अब क्या करेंगे, हम अर्धवृत्त का परिमाप लिखेंगे। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, πr। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, πr। सही है, तो मतलब जनरल फॉर्मूला होता है। अब हम कहेंगे कि पहले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, तो हो जाएगा πr1। दूसरे अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा πr2। तीसरे अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा πr3। चौथे का बोलेंगे तो वो πr4 हो जाएगा। और जिसकी त्रिज्या ये दे रखी है, देखो r1 ये दे रखा है, r2 ये दे रखा है, और r4 ये दे रखा है, और r5 वो r3 ये दे रखा है, और r4 ये दे रखा है। यहाँ लिख देना चाहो तो ये है r1, ये है r2, और ये है r3, और ये r4, और पाई की वैल्यू तुम्हें ये दे रखी है। सही है, तो ये करते करते हमें 13 अर्धवृत्त खींचेंगे, ऐसे करते हमें एक एपी प्राप्त होगी। सही है, ये 13 अर्धवृत्त खींचेंगे, ऐसे करते करते एक एपी प्राप्त होगी ना हमें, तो हम लिख देंगे अतः एपी। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, मतलब पूरा नहीं लिख रहा हूँ। अब कौन लिखे, मतलब पहले मतलब लिखना पड़ेगा कि अर्धवृत्त, पहले अर्धवृत्त का परिमाप, दूसरे अर्धवृत्त का परिमाप, तीसरे अर्धवृत्त का परिमाप, ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर एक एपी प्राप्त होगी। तो मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ, डायरेक्ट ही समझा दे रही हूँ। देखो पहले अर्धवृत्त का परिमाप मतलब πr1। सही है, फिर दूसरे अर्धवृत्त का परिमाप तो ये हो जाएगा πr2। तीसरे अर्धवृत्त का परिमाप तो ये हो जाएगा πr3। ठीक है, ऐसे करते करते कितने इन्होंने अर्धवृत्त दिए, 13 अर्धवृत्त। तो वो तो संख्या हो जाएगी, n जो है, n बराबर यहाँ लिख देना, n बराबर हमें दे रखा है 13, क्योंकि 13 अर्धवृत्त खींचे हैं ना, उनकी लंबाई पूछी है। तो पहले अर्धवृत्त की लंबाई ये हो जाएगी, परिमापी जो होगा वही लंबाई होगी, क्योंकि देखो ये परिमाप तो है अर्धवृत्त का और लंबाई भी यही है, तो परिमाप जो है लंबाई के बराबर होगी। ठीक है, तो ये पहले अर्धवृत्त की लंबाई, ये दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई, ये तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई, ऐसे करते करते 13 अर्धवृत्त खींचे गए हैं, तो एक हमें एक एपी प्राप्त होगी। अब देखो
ये हो जाएगा आपका A1, ये A2 और ये A3। अब A बराबर क्या है, पाई R1। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, और R1 मैंने बताया था ये है 0.5। अभी इसे ऐसे रहने दो, कैलकुलेशन कुछ नहीं करेंगे, या एक काम करो, इसकी वैल्यू जो है बाद में लगाएंगे फॉर्मूले में, अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। A बराबर कितना है, पाई R1। D निकाल लो, D क्या होता है भाई, A2 माइनस A1। A2 कितना है, पाई R2 माइनस A1 कितना है, पाई R1। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रही है, अंदर क्या बचेगा, R2 माइनस R1। तो D बराबर आ गया पाई R2 माइनस R1। सही है, D पता चल गया हमें, N भी पता है। SN निकालो, कुल टोटल लंबाई SN से तो ज्ञात करेंगे, मतलब सभी वृत्तों की लंबाइयों का योग, तो SN से तो ज्ञात करेंगे। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है SN बराबर क्या होता है, N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 D, ये फॉर्मूला होता है ना। अब N कितना दे रखा है, कितने अंक खींचे गए हैं, 13, तो N बराबर 13 है बटे 2A बटे 2A कितना दे रखा है, पाई R1 प्लस N कितना है, 13 माइनस 1, और D कितना निकल के आया, ये पाई R2 माइनस R1, और ये बड़ी ब्रैकेट। एक काम करो, मैं इधर का मिटा रही हूँ, तो देखो क्या चल रहा है हमारे 13/2, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई R1 प्लस 12 में 13 में से एक जाएगा 12 पाई, एक काम करते हैं, चलो बाद में करते हैं, R2 माइनस R1, ठीक है। अब इसमें से देखो पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी, कॉमन ले लो, पाई को कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 13/2 पाई, अंदर क्या बचेगा, 2R1 प्लस ये 12, अंदर मल्टीपल कर दो, 12 की R2 से करो पहले, तो 12R2, 12 की R1 से करें तो 12R1 माइनस के 12R1, ठीक है, समझ में आया। 13 थे, 13 में से एक जाएगा तो 12 ही तो बचेंगे। अब तक की वैल्यू लगा दो, तो 13/2 पाई की वैल्यू क्या, 22/7, 2, ये इसे घटा दो, 2R1, 12R1 में से 2R1 गया, कितना बचेगा, माइनस के 2R1 माइनस के 10R1, 12 में से 2 जाएंगे तो 10 ही तो बचेगा, माइनस के 10R1, और ये 12R2, ठीक है। इसे काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 की 13 से गुणा करो, 11 3 33 के 3 हाथ से लगे 3, 11 कम 11 और 3 14/7, ये माइनस का 10। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 0.5, सही है, प्लस R2 की क्या वैल्यू है, 1 सेंटीमीटर मिल गया, 1 सेंटीमीटर है R2 की वैल्यू, 1 सेंटीमीटर, तो ये 143/7, 10 की जो है 5 से गुणा करो, 10 पंजे 50। अब देखो पॉइंट एक के बाद है, एक के बाद पॉइंट लगा दो, ये माइनस का है, प्लस 12 की 1 से करेंगे तो 12 ही आएगा, ये हो जाएगा 143/7, 12 में से 5 जाएंगे, इसका मतलब 5 ही है, सही है, 12 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, ये 7 से ये 7 कैंसिल, 7 ही कम 7, और 143 की 1 से करेंगे तो 143 आएगा, यही इसकी लंबाई है, सही है। SN बराबर आ गया 143, ये टोटल लंबाई है, सही है। 13 अर्धवृत्तों की लंबाई जो है 143 सेंटीमीटर आएगी। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। तुमने देखा होगा लट्ठे क्या है, ढेरी के रूप में तो रखे जाते हैं, मतलब एक पंक्ति में कुछ लट्ठे होते हैं, दूसरी पंक्ति में कुछ लट्ठे होते हैं, फिर उससे कम उससे ऊपर पंक्ति में कुछ लट्ठे होते हैं, सही है। तो ऐसे जो है ढेरी के रूप में रखा गया, सही है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 200 लट्ठे हैं, जो सबसे नीचे वाली पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं, 200 लट्ठे हैं। उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं, इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, मतलब टोटल लट्ठे जो है 200 लट्ठे हैं, उन्हें पंक्तियों के रूप में रखना है। तो ये पंक्तियों की संख्या पूछी है, यानी कि n पूछा है हमसे, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, जो सबसे ऊपरी वाली पंक्ति होगी उससे भी ज्ञात करना होगा। तो देखिए मैं लट्ठों को यहाँ दिखा दे रही हूँ, अब मेरा 3D तो नहीं है,
सही है। पहली पंक्ति में अब मैंने पूरे 19 तो नहीं बनाया, वो पहली पंक्ति में कितने 20 हैं, तो मैंने सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 हैं, तो मैंने वो 20 तो नहीं दिखाऊंगा, कम ही दिखा दे रही हूँ, पर दिखा दे रही हूँ कैसे रखे होंगे पंक्तियों के रूप में। फिर ऐसे आएंगे, ठीक है, फिर ऐसे ये। तो ऐसे करते करते पंक्ति में जो है लट्ठे रखे गए हैं। तो इन्होंने वही बात कही कि सबसे निचली पंक्ति में कितने हैं 20 है, उससे अगली पंक्ति मतलब सबसे निचली पंक्ति ये हो गई, इसमें 20 है, उससे अगली पंक्ति में कितने हैं 19 है, उससे अगली पंक्ति में 18, उससे अगली पंक्ति में होंगे 17। तो जो सबसे ऊपर पंक्ति होगी उसमें पूछे हैं कि कितने लट्ठे आएंगे, और टोटल लट्ठों की संख्या कितनी दे रखी है 200। तो चलिए ज्ञात करते हैं इसे। एक काम करता हूँ, देखिए हल में क्या डायरेक्ट एपी बना दे रही हूँ, आता है एपी। तुम लोग लिख देना कि भाई पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है, भाई निचली पंक्ति में 20, उससे अगली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति में 18। तो तुम लोग हिंदी में लिख देना, मैं एपी बना दे रही हूँ। पहले सबसे निचली पंक्ति में कितने हैं 20, उससे अगली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति में 18। सही है। ऐसे करते करते एक एपी प्राप्त होगी। और टोटल लट्ठों की संख्या कितनी दे रखी है 200। ये क्या दे रखा है SN। सही है, यहाँ लिख देना ए बराबर कितना है 20, डी निकाल लो, डी क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है 19 माइनस 20, A2 माइनस A1, ये A1 है, ये A2 और ये A3। तो डी क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना 19 माइनस A1 कितना 20, कितना बचेगा -1। तो डी ये निकल गया। और हमें जो है SN दे रखा है कितना 200। टोटल लट्ठों की संख्या कितनी है 200, यानी कि लट्ठों का योग, और N निकालना है हमें, ठीक है। अब फॉर्मूले लगा दो, क्योंकि SN बराबर क्या होता है N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 D, ये फॉर्मूला होता है। SN कितना दे रखा है 200, SN की यहाँ पे 200। N निकालना है तो N ऐसी 2A कितना है 20, N निकालना है N ऐसी रहने दो, D कितना है -1। इस 200 को जो है इसकी गुणा में भेज देना है। तो 200 की गुणा में 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 400, ठीक है। 200 की गुणा में 2 को भेज दिया, इस वाले 2 को इसकी गुणा में भेज दिया, तो 200 दूनी 400, और ये N 20 दूनी 40। अब माइनस की जो है अंदर मल्टीपल कर दो ब्रैकेट के अंदर, तो -1 की N से होगी तो कितना हो जाएगा -10, -1 की +1 से होगी तो प्लस का, वो -1 की -1 से होगी तो प्लस का 1, समझ गए। अंदर मल्टीपल करिए, -1 की N से गुणा होगी तो माइनस का N, -1 की -1 से होगी तो माइनस से गुणा होती है प्लस, और 1 की 1 से होगी तो 1 आ जाएगा। अब क्या है इस N के भी अंदर पहले रुक जाओ, 40 और एक कितना हो जाएगा 41 माइनस N 41, और ये है 400। काम कर रही हूँ, इसे मिटा दे रही हूँ, इसका काम खत्म। इसे भी देखो, ये चल रही है 400, N की अंदर मल्टीपल करो, N की 41 से होगी तो 41N माइनस N की -N स्क्वायर से होगी तो -N से होगी तो N स्क्वायर हो जाएगा। अब इन सबको इधर लिया तो ये N माइनस का N स्क्वायर इधर आके प्लस का हो जाएगा, 41N प्लस का इधर आके माइनस का 41N हो जाएगा, और ये 400 तो प्लस के हैं बराबर 0। अब क्या करते हैं, ये द्विघात समीकरण बन गई। क्या करते हैं, जो लास्ट वाली टर्म होती है उसकी N स्क्वायर के गुणांक से मल्टीपल करेंगे। N स्क्वायर का गुणांक यानी कि यहाँ पे 1 है, 400 की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। सही है, 400 की 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 400। अब जो है हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो गुणा करने पे तो 400 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे -41 आ जाए। तो देखो सब इतनी संख्या, तुम इतनी बड़ी संख्या का जो है सोच ही नहीं पाओगे क्या संख्याएं होंगी, तो फैक्टर कर लेना है इसके, 400 के फैक्टर कर लो। 400 को किससे कट जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 200 किससे कटेगा 2 से कट जाएगा, 2 2 0। फिर ये किससे कटेगा 5 से काट दो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और ये 0। फिर ये काटो 5 से 5 चौक 20, फिर ये 4 से काटो 4 कम 4। देखो ये 5 पंजे 25, इन दोनों की गुणा करी तो कितना आया 25, और इनकी गुणा करो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। सही है, क्या गुणा करी 5 की 5 से गुणा करी, 5 पंजे 25, इनकी इन सब की गुणा करो ये और ये, 2 दूनी 4, 4 चौक 16। सही है, या ऐसे कर लो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 और 25 की गुणा करोगे तो देखो कितना आएगा 400 ही आ जाएगा, कर लो गुणा। 16 पंजे क्या होता है 16 पंजे 80 का 0 हासिल लगे
8, 16 दूनी 32 और 8 40 आ गया। अब देखो 16 और 25 को जोड़ोगे, 16 और गुणा में देखो माइनस लाना है ना, ये माइनस का 41 लाना है, तो -16 की -25 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी प्लस, और 16 की 25 से गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा। ऐसी -16 और -25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 6 और 5 11 का 1 हाथ से लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो माइनस का 41 आ गया। सही है। तो दो संख्या हमें कौन सी मिली, 16 और -25। तो जब भी बड़ी संख्या हुआ करे ना तो उसके फैक्टर कर लिया करो। सही है। और तुम्हें बीज वाली वैल्यू को ही देखकर तुम्हें ऐसी दो वैल्यू लाना है। सही है। बीज वाले जो संख्या दे रखी है उसको ही देखकर दो वैल्यू लाना होती है। हमने क्या देखा भाई, -41 लाना है ना, तो हमने सोचा कि भाई -16 की -25 से गुणा करेंगे तो प्लस का 400 आ जाएगा, जो हमें 400 लाना था। और -16 को -16 में -25 जोड़ेंगे तो -41 आ गया, तो आ गया भाई। सही है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ होगा। अब देखो ये n² है माइनस, अब इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे -16 और -25। तो -16n और -25n, ये प्लस का 400 बराबर 0। अब देखो इन दो टर्म में से क्या कॉमन आ रही है, और इन दो टर्म में से देखो, इसमें से देखो n कॉमन आ रहा है, तो n कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा n - 16। यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लेंगे और 25 कॉमन ले लो, माइनस के 25 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा n - 16 बराबर 0। अब देखो n - 16 यहाँ पे भी, n - 16 यहाँ पे भी है, तो n - 16 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा n - 25 बराबर 0। अब एक एक करके इन दोनों को सभी 0 के बराबर रखेंगे तो n की क्या वैल्यू आएगी, एक तो आएगी 16 और एक आएगी 25। अब हमें पता करना है कि भाई कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है, n की, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू आई हैं, एक तो 16 और एक 25। तो अभी हमें पता नहीं है कि कितनी पंक्ति हैं। सही है। तो पंक्ति कैसे पता चलेगी, पंक्ति कैसे पता चलेगी, पहले देखते हैं A16 को लगाकर, फिर देखेंगे A25 को। n की संख्या है ना, ये 16 है और 25, तो इधर का मैं मिटा दे रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। पहले देखते हैं एक A25 में वही क्या, A25 का क्या फार्मूला होगा, A प्लस इससे एक संख्या कम 24 D। तो A कितना दे रखा था भाई, A था 20। सही है। A था 20 प्लस 24 और D आया था -1। तो 24 -1 की 24 से गुणा करेंगे तो माइनस के 24 आ जाएगा, 24 में से 20 जाएंगे -4। क्या पंक्तियों की संख्या माइनस में होगी, भाई पंक्तियों की संख्या बढ़ तो रही है, तो या पंक्ति मतलब 25वीं पंक्ति में -4 लट्ठे होंगे, कुछ ना कुछ तो लट्ठे होंगे, एक होगा 2 लट्ठे होंगे, तो माइनस में कोई चले जाएंगे, तो यानी कि n बराबर तो 25 लेंगे नहीं। सही है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 16। ये तो आ गई कि कितने क्या है, कितनी पंक्ति है, तो 16 पंक्ति है। तुम कहना अतः हमें किससे पता चला, हमने A25 निकाल के देखा, उसमें जो है उसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस में आई। भाई जो सबसे ऊपर पंक्ति होगी उसमें कुछ ना कुछ तो लट्ठे रखे होंगे, एक रखा होगा, 2 रखे होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे, पर यहाँ तो माइनस में आ रही है, यानी कि 0 से भी कम दिखाना है, तो ऐसा तो संभव नहीं है, तो यानी कि ये तो हो नहीं सकती इतनी पंक्ति, तो हम देखेंगे 16। सही है। तो अतः इससे पता चला कि हमें पंक्ति कितनी है, 16। अतः पंक्तियों की संख्या कितनी है, 16। सही है। तो पंक्तियों की संख्या पता चल गई, और बताया कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो जो सबसे ऊपरी पंक्ति होगी यही होगी 16वीं पंक्ति, इसमें लट्ठे की संख्या निकाल लेना। तो कैसे आएगा, an का फार्मूला, A16 का फार्मूला लगा दो। सही है। A16 का क्या फार्मूला होता है, A प्लस 15D। ठीक है। A कितना है 20 प्लस 15 और D कितना आया था -1, तो ये 20, 15 की -1 से होगी तो माइनस के 15, और 20 में से 15 जाएगा 5 बचेगा, तो 16वीं पंक्ति में जो है 5 लट्ठे होंगे। देखो इससे सही बता रहे हैं। और हमने 25वीं पंक्ति में देखा तो माइनस का आया था, तो यानी कि वो पंक्ति नहीं हो सकती इतनी पंक्ति। तो 16वीं पंक्ति में जो है पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 16, और 16 सबसे ऊपरी पंक्ति क्या है, 16, और इसमें लट्ठों की संख्या कितनी है, 5। तो यही इसका आंसर है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसका एक क्वेश्चन रह गया, वो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो वो लोग आप लोग कर ही लेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लेना, वरना मैं करा देता, पर क्वेश्चन बहुत बड़ा है। बाकी जो है जिसे समझ में नहीं आया तो वो
मुझसे पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है, मैं उसकी एक और वीडियो बना दूंगा। पर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और बाकी जो है मैं कल से नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। एक्सरसाइज 5.3 इसी की है, उसमें कुछ ही क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है, फिर वो कंप्लीट हो जाके हो उसे कंप्लीट करके फिर मैं शुरू से स्टार्ट कराऊंगा। सही है, जो बुक की फर्स्ट चैप्टर है उससे स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और जो भी चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएँ। तो